Hello everyone, welcome you once again to this video on advanced auditing and professional ethics के amendments which are applicable for May 2023 exams. अभी all know May exams के लिए 31st October तक के amendments applicable होते हैं. ये amendments institute in case of May and November normally एक नया study material edition जैसे उन्होंने 2022, 2021, 2020 में publish किया था उसमें incorporate करके देता है, लेकिन इस बार क्योंकि अब न्यूज स्कीम आ रही है 2023 के नए study material institute publish mostly नहीं करने वाला, at least for audit. For that reason, this time amendment we will only be able to see in the RTP, जो usually publish होती है एग्जाम से 2-3 महीने पहले, which will be too short a notice for us to assess in terms of how should I plan up my preparation for the May exams. I'm presuming that May students अब more or less exam mode में आने वाले होंगे या आ चुके होंगे और अपनी preparation leave start करके तैयारी करने की वर्ज पर होंगे. It is very essential and important at this stage कि we should know that what have been amended, and audit में there are a few amendments. What I have done is we've compiled all these amendments from various particular sources. We've incorporated these amendments even into our booklets और साथ ही साथ में इन amendments का एक वीडियो जिसमें सारे के सारे amendments जो May 23 audit के पेपर के लिए relevant है included है. You can have a look at this particular video and then accordingly you can then see in terms of what changes you have to do in your preparations. चलिए दोस्तों, सबसे पहले आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ये आपका जो इंडेक्स है उसमें आप देख लीजिए जो येलो में हाईलाइटेड कंटेंट है उनमें अमेंडमेंट्स हुए. नेचर ऑफ अमेंडमेंट्स आर नॉट रियली वेरी सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट इन एथिक्स, जहां पे कुछ एडिशंस हुए हैं जो एक्जिस्टिंग है उसमें कोई खास चेंज नहीं है, बट देयर आर सम एडिशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट, सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद एथिक्स रिलेटेड अमेंडमेंट. ऑल द अदर अमेंडमेंट्स आर छोटू मोटू टाइप के, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. सारे अपनी क्वेश्चन बैंक और स्टडी मटेरियल हमने अमेंडमेंट्स के साथ अपडेट कर दिया फॉर May 2023 एग्जाम. नाउ व्हाटएवर इज अवेलेबल विल बी अवेलेबल इंक्लूडिंग ऑल दीस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स, एंड दिस वीडियो विल कवर अप ईच एंड एवरी अमेंडमेंट फॉर May 23. अगर कोई स्टूडेंट May 23 के अमेंडमेंट्स से पहले के अमेंडमेंट्स जानना चाहता है, जैसे नवंबर 22 में क्या थे या May 22 में क्या थे, क्योंकि आपने बैच 1 साल 1.5 साल पहले ली होगी, देन इन दैट केस हमारी ऐप में हमने एक सिस्टमैटिकली ऑडिट अमेंडमेंट्स के नाम से एक फोल्डर, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर टैब बना रखा है जिसके अंतर्गत आप ऐप में प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए फास्ट एजुकेशन ऐप के नाम से, और वहां पर आप देख सकते हो क्या क्या चीजें नवंबर 22, क्या क्या चीजें May 22 में अमेंड हुई थी, सो दैट अगर आपको एक पूरी ट्रेल चाहिए पिछले 3 अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें अमेंड हुई, आप वहां से भी देख सकते हो. कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1 में क्या किया गया. The basic background of this particular amendment is, आपको मालूम है कि कोड ऑफ एथिक्स में भी है वो वॉल्यूम 1 which is the ISBA कोड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक्सेप्ट अ फ्यू प्रोविजंस लाइक द फंडामेंटल प्रोविजंस, द थ्रेड्स. इनफैक्ट में नवंबर 2022 के एग्जाम पेपर में भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कोड ऑफ एथिक्स के ISBA कोड वॉल्यूम 1 से रिलेटेड है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ऐसा नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, और अमेंडमेंट जब भी आते हैं तो वो क्रिटिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब अक्टूबर 2022 में आईसीआई ने कहा है कि वॉल्यूम 1 के इनफैक्ट पूरे कोड ऑफ एथिक्स जो कि अमेंड हुआ था 2020 में, वो सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल कर दिए गए थे, एक्सेप्ट 3 प्रोविजंस जिनको 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल कर दिया गया. ये तीनों प्रोविजंस की डिटेल वॉल्यूम 1 में आपको मिलेगी, पर जब इन्हें एप्लीकेबल किया गया तो इनमें जो इनिशियली कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 1 में प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन था उनमें कुछ चेंजेस किए गए. तो दिस October 2022 amendment which has been done, in this particular amendment, what has primarily been done by the institute is, number 1, इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये 3 प्रोविजंस जो पहले हमने कुछ समय के लिए जिनकी एप्लीकेबिलिटी डेफर कर दी थी, ये तीनों प्रोविजंस अब हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, प्लस जैसे हमने ओरिजिनली प्रपोज किए थे उसको थोड़ा सा अमेंड करके एप्लीकेबल कर रहे हैं. So let's go through these particular provisions in terms of one by one. What are these provisions? सबसे पहले अपन देखते हैं नोक्लार. बीच में कुछ समय के लिए नोक्लार को कोर्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बाकी फिर नवंबर 22 में उसको सिलेबस से हटा दिया गया. यहाँ पे what we are going to discuss is not the complete of the नोक्लार, but what we are going to discuss is primarily things which have changed. Just to create the right context, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. नोक्लार का मतलब ये होता है that during the course of your audit, and not just audit done by a CA in practice, in fact, if you are an employee of a specified company, and you find during the course of your employment, like an auditor finds during the course of his audit, कि कंपनी में कोई material non-compliance of any law and regulation हुआ है, तो usually non-compliance में ऐसे 250 CA in practice के लिए कहता है कि वो non-compliance उसे देखना होगा कि क्या उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली आ रहा है, और अगर है तो फिर डिस्कस करके मैनेजमेंट TCWG से रिपोर्ट में देना होगा. कोई रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारी हुई तो हो सकता है कि फिर हमें लॉ को भी रिपोर्ट करना पड़े, रेगुलेटरी बॉडी को भी. जैसे कंपनीज एक्ट में फ्रॉड रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रिपोर्टिंग की कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन एनबीएफसी और बैंक्स के ऑडिट करोगे तो वहां स्पेसिफिकली एक्सेप्शन रिपोर्टिंग टू आरबीआई होती है कि कोई नॉन कंप्लायंस लॉ में मिला है तो आपको स्पेसिफिकली आरबीआई को अलग से रिपोर्ट देना पड़ेगी. इन दैट सेंस अभी आज की तारीख में ऐसे 250 के प्रोविजंस सीएन प्रैक्टिस पे लगते हैं. वो कहते हैं कि अगर नॉन कंप्लायंस मिला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा है, तो रिपोर्ट करो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. अगर मटीरियल है तो आफ्टर डिस्कसिंग विद मैनेजमेंट TCWG, और कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है तो रेगुलेटरी बॉडी या लीगल बॉडी को आप रिपोर्ट करें. अगर आपको लगता है मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मे बी आपको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है. तो क्वेश्चन विच ऑल्सो कम्स इन पिक्चर इज कि
because there is a non-compliance of law and regulation, is there not a public you can say responsibility on the auditor to take some additional actions over it? Maybe yes, because people would expect at least on the directly affecting financial statement laws and regulations या fundamental laws and regulations, जैसे कि एक NBFC और उसका registration ही valid नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के registration के compliances conditions के नहीं हुए, ऐसे laws and regulation के non-compliance we just should not be just mentioning it in the audit report or internally to management or TCWG. We may have to do a little more beyond that. Those instructions are given here. मोर इंपॉर्टेंटली क्या ये सारे तरह के ऑडिट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट स्पेसिफिकली अब कहता है कि नोक्लार के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे दो लोगों पे, एक सीए इन प्रैक्टिस और एक सीनियर अकाउंटेंट इन द फर्म। दैट मीन्स ये एप्लीकेबल है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोई सीनियर यानी केएमपी या इस तरह की पोजीशन होल्ड करके कोई लिस्टेड एंटिटी या स्पेसिफाइड एंटिटी में एम्प्लॉयमेंट में है। इन दो लोगों के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और इन्हें क्या करना होगा वो प्रोविजन में डिटेल किया गया। हम फोकस करते हैं अभी क्या अमेंडमेंट्स इसके अंतर्गत। So this is just an introduction for your reference. We are focusing on the amendment provisions. If you want to see the whole of NOCLAR, obviously there would be a separate discussion. In fact, उसका एक separate video भी है। अभी इंस्टीट्यूट का डेफिनेटली पब्लिकेशन नहीं आया कि NOCLAR एप्लीकेबल हो गया, बट अज्यूमिंग कि 1 अक्टूबर से आ चुका है तो एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस विच इज सीएन प्रैक्टिस, जिसको वॉल्यूम 1 जो ISBA कोड रेफर्ड कोड है हमारे आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स का, उसमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस कहा जाता है, क्या उनके सारे प्रोफेशनल असाइनमेंट पर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। In fact, it should be applicable only for audits of listed entity. जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कहा गया उन एंटिटीज के ऊपर यह एप्लीकेबल है जिनके शेयर्स लिस्टेड है, यानी सिर्फ डिवेंचर लिस्टेड है तो नहीं चलेगा। कहां पर? इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस दे शुड हैव अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। तो पहले प्रोविजन कहता था सारी लिस्टेड एंटिटी, शेयर डिवेंचर कुछ भी लिस्टेड हो, अब कहता है लिस्टेड इन इंडिया और शेयर्स लिस्टेड होना चाहिए एंड उसकी नेटवर्क 250 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये आपको कब देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के। अगर ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो उन एंटिटीज के सीए इन प्रैक्टिस को, सॉरी उन एंटिटीज का जो ऑडिटर है उसे नोक्लार के प्रोविजंस फॉलो करना। यहाँ पे ऑडिट का क्या मतलब है? तो यूजुअली व्हाट वी मीन बाय ऑडिट इज व्हाट ऑडिट इज, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली नोक्लार के लिए डेफिनेशन दी गई है जहाँ पे हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट लेते हैं, where we express an opinion on financial statement, whether those financial statement give a true and fair view as per the applicable financial reporting framework. Listed entity का मतलब क्या होता है? जिसके शेयर्स, स्टॉक, डिवेंचर्स कुछ भी लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड दे आर मार्केटेड अंडर दैट स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि ये लिस्टेड एंटिटी की बात है, पर क्योंकि यहाँ पे कहा गया है लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बट व्हाट? शेयर्स, इसलिए सारी लिस्टेड एंटिटी कवर नहीं है, सिर्फ जिनके शेयर्स लिस्टेड है वो कवर। अगला सवाल, क्या एक सीएन सर्विस के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? अब ये ध्यान से सुनिएगा। एनी सीएन सर्विस हु इज इन सर्विस ऑफ और इन अ लिस्टेड एंटिटी, ये प्रोविजन पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। इसका मतलब यहां पर लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है? जिसके शेयर्स या डिवेंचर्स लिस्टेड है। यहां पे नेटवर्थ वाली कोई कंडीशन 250 करोड़ वाली एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर आप ऑडिटर हैं, शेयर लिस्टेड है आपकी कंपनी का एंड नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके ऊपर नोक्लार के प्रोविजन लगेंगे। अगर आप सीएन सर्विस हैं, अगर आप सिर्फ एक लिस्टेड एंटिटी में एम्प्लॉय है, फिर उसके शेयर या डिवेंचर कुछ भी लिस्टेड हो और उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा या कम या बराबर हो, हर केस में आप पे प्रोविजन लग सकता है। पर पहले बिफोर दिस अमेंडमेंट ऑफ अक्टूबर 2022 इट यूज्ड टू बी कि सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी पे प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, यानी सारे सीए जो लिस्टेड एंटिटी में काम कर रहे हैं उन पे प्रोविजन लगेगा। अब उसे चेंज कर दिया है and now it says only senior professional accountants who are employed in listed entity have to comply with these provisions. Now what do I mean by senior professional accountant? So the definition for senior professional accountant service, obviously they are a chartered accountant, that's why we are reading this in part of code of ethics. It says it refers to KMP. So it is not they are KMPs. Normally इन्हें KMP कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। ये कौन होंगे? डायरेक्टर, ऑफिसर्स या सीनियर एम्प्लॉय जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, employing organization, human resource, financial resource, technological resource, physical resource और intangible resources. नॉर्मली ये वो लोग हैं जिनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नॉन कंप्लायंस अगर कुछ मिला या इन्हें सस्पेक्ट हुआ तो दे विल टेक सम एक्शन। Because of their roles, positions and spheres of influence within the specialization, we are only making these set of people responsible to comply with the NOCLAR provision. और नोक्लार के प्रोविजन में कहा गया है कि अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है तो आपको कुछ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ एक्शंस लेना पड़ेंगे। फॉर नोइंग व्हाट दोस एक्शंस आर, वी विल हैव टू स्टडी नोक्लार सेपरेटली इन डिटेल ऑल टुगेदर। अभी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी। चलिए, 3 प्रोविजन थे कोड ऑफ एथिक्स के जो एप्लीकेबल नहीं किए गए थे अभी तक।
बिफोर अक्टूबर 2022. पहला था नो क्लार, दूसरा था फीस रिलेटिव, फीस इन टर्म्स ऑफ द फीस विच यू गेट फ्रॉम वन क्लाइंट एंड इट्स रिलेटेड एंटिटी इन कंपैरिजन टू योर टोटल फीस. आईसीआई इनफैक्ट इंटरनेशनली आईफैक ये मानता है कि अगर आपकी टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन एक क्लाइंट या एक ग्रुप से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर दो थ्रेट्स हों. पहली डर की थ्रेट कि अगर मैंने क्वालिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी और उसने मुझे रीअपॉइंट नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मेरा ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा. दिस इज नोन एज इंटिमिडेशन थ्रेट. एंड डेफिनेटली क्योंकि मेरे लिए एक मोटी सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू फीस वहां से आ रही है, आई हैव एन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर ऑडिट, हेंस अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. So if a client constitutes majority portion or a substantial portion of your revenues, then in that case, it is possible that you may suffer from self-intimidation or self-interest threat. इसवा कोड कहता है भाई प्रणाली हमें 5 थ्रेट से दूर रहना चाहिए, which includes these 2 threats. तभी हम इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे. तो ये जो प्रोविजन है ये कहता है कि भाई अगर आपके एक सिंगल ग्रुप या एक क्लाइंट से एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा of your total fees revenue aa raha hai, then in that case you should take actions to not say no to that person but to add up other clients or services or other revenue streams ताकि आपकी डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट पर कम हो जाए. और सर हमारे हाथ में थोड़ी ना क्लाइंट इकट्ठा करना, कोई अपने को ऐसे थोड़ी ना मिल रहा होता तो अपन ढेर सारे इकट्ठे कर लेते. भाई चतुर्वेदी एंड शाह लंबे समय तक रिलायंस को ऑडिट कर रहे थे एंड दे वर वन ऑफ द मेजर क्लाइंट्स ऑफ इट. तो हो सकता है कि चतुर्वेदी एंड शाह सीए फर्म का टोटल रेवेन्यू लेट्स से 50 करोड़ का है, जिसमें से लेट्स से 25 करोड़ कहां से आ रहा है, रिलायंस से आ रहा है. तो इसका मतलब क्या, रिलायंस छोड़ रहे हैं, उसका ऑडिट करना छोड़ दें, ये गलत है. तो और क्लाइंट ऐड करें ताकि उनसे हमारा रेवेन्यू से 100 करोड़ हो जाए तो एटलीस्ट ये प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम हो जाए. और ऐसे आसान थोड़ी ना है रातों रात ऐड करना. तो इसके लिए अभी जो प्रोविजन है वो सिर्फ ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो 2 साल तक कंटिन्यूअसली अगर ऐसा हुआ तो आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमारी इस तरह की थ्रेट है. अमेंडमेंट ये होगा कि पहले इसमें टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करने की बात थी, अब इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करने की बात है, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करने के प्रोविजन अदरवाइज ऐसे 260 के अंतर्गत कवर होते. So now you'll have to inform the institute कब 2 साल तक कंटिन्यूअसली अगर आपने जो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ फीस फ्रॉम वन क्लाइंट और ग्रुप इन कंपैरिजन टू द टोटल है उससे ज्यादा फीस किसी एक क्लाइंट से, और फिर जितने साल तक आपकी फीस उससे ज्यादा है उतने सालों तक आफ्टर 2 इयर्स आपको कॉन्स्टेंटली इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ये एक बेसिक बैकग्राउंड है इस प्रोविजन. अब इसमें अमेंड जो हुआ है वो 2 बातें. एक लिमिट्स. तो थ्रेट्स क्या है, तो ये हमने डिस्कस किया, सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट है. अगला सवाल है लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड परसेंटेज क्या है. तो यहां पे एंटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. अगर आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं वो एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी टोटल ग्रॉस एनुअल फीस का 20% या उससे ज्यादा, तो इनफैक्ट इट सेज एक्सीड्स 20%. सो इफ इट इज मोर देन 20%, then in that particular case this provision would get attracted. But if it is a non-public interest entity, then the limit is 40%. पहले ये दोनों लिमिट 15% हुआ करती थी. ये जो अमेंडमेंट अक्टूबर 22 में हुआ इसमें इन्होंने 20 और 40 कर दिया, पब्लिक और नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी. इन केस कभी आपने ये लिमिट्स ब्रीच कर दी मोर देन 40% और 20% फॉर 2 consecutive years, तो आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करेंगे पहले टीसीडब्ल्यू, और फिर जितने साल तक रहेगी हर साल इन्फॉर्म करेंगे. कैसे करोगे, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड उसका एक पब्लिकेशन लेके आएगी जिसमें बताएगी कि भाई कैसे करना, फॉर्मेट क्या होगा. अब इसमें व्हाट डू आई मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट. ऑब्वियस सी बात है सारी लिस्टेड एंटिटी पब्लिक इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें जनता का पैसा है. इसके अलावा ये कहते हैं कि कोई भी रेगुलेशन या लेजिस्लेशन में अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डिफाइंड है, तो जैसे नफरा ने डिफाइन कर दिया सपोज कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वुड इंक्लूड एंटिटीज व्हिच आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ऐसा कुछ भी, तो वो सब शामिल किए जाएंगे. सेकंड, अगर कोई भी लॉ के अंतर्गत किसी भी एंटिटी का ऑडिट सेम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के अनुसार कंडक्ट कराने की जरूरत है जैसा कि लिस्टेड एंटिटीज का होता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस उन्हें भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी माना जाएगा. ध्यान रखना ये नॉट एज पर एसईज है बट एज पर लॉ एंड रेगुलेशन. यानी कोई लॉ एंड रेगुलेशन ने ऐसा बोल दिया कि लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट पे जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी हमारी एंटिटी पे भी लगेगी, तो फिर उसे भी आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी मान लीजिए. हालांकि यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि जनता के पैसे में डील करती है और जनता का पैसा एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी को जाता है या डिपॉजिट होता है, विड्रॉ होता है बैंक्स में, इन्हें हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जाएगा. तो अगर आप ऑडिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का कर रहे हैं और आपकी टोटल फीस का 20% से ज्यादा इन इंटरेस्ट एंटिटीज के थ्रू कवर हो रहा है, तो आपको ये पर्टिकुलर प्रोविजन में इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. अब इसमें सवाल होता है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज जिनका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज, तो वहां पर भी क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे.
सेकंड, मेरी सीए फर्म की टोटल फीस ही 10 लाख रुपए की है, जिसमें मेरा मेजर एक क्लाइंट है विच इज लेट्स से नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, पर मैं उससे लेट्स से 4.5 लाख रुपए कमाता हूँ, क्या मुझे भी रिपोर्ट करना? तो डेफिनेटली स्मॉल साइज फर्म में यूजुअली हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वुड गेट कॉन्सेंट्रेटेड इनटू वन पर्टिकुलर क्लाइंट। तो एप्पल जैसी कंपनी का भी टू अ लार्ज और फॉर अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम द मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू यूज्ड टू कम ओनली फ्रॉम आईफोन सेल्स। तो ऐसे ही हो सकता है भाई, उनका एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेवेन्यू था, हमारा क्लाइंट स्पेसिफिक हो। अब एप्पल और इसको कंपेयर नहीं कर सकते अपन, एप्पल और ऑरेंजेस, आई मीन ऑरेंजेस इन द सेंस स्मॉलर एंटिटीज। तो यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि किसी भी फर्म की अगर 20 लाख रुपए या उससे कम की एनुअल ग्रॉस रिसीप्ट्स है, टोटल फीस रिसीप्ट्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको इंस्टीट्यूट को कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो ये तो फॉर्म का एग्जाम्पशन है। सेकंड, हमारी फॉर्म की फीस तो 20 लाख से ज्यादा है। 20 लाख ऐसे आप जीएसटी की लिमिट के हिसाब से याद रख सकते हो। पहले ये लिमिट 5 थी, अमेंडमेंट में 20 कर दिया गया, सिंपल है, याद रख। अब 20 से ज्यादा है पर आप ऑडिट कर रहे हैं किनका? लेट्स से गवर्नमेंट कंपनी का, तो क्या वहां पे भी इन्फॉर्म करना है? तो इसके लिए बोला गया है इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी, अ पब्लिक अंडरटेकिंग, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई भी ऐसा ऑडिट जहां पे अपॉइंटमेंट आर मेड बाय गवर्नमेंट, इसमें ऐड किया गया अमेंडमेंट में, और रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ऐसा कुछ। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको ये प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फर्म की एनुअल रिसीप्ट्स 100 करोड़ है, इसमें इट इज डूइंग ऑडिट of a nationalized bank, and let's say it is also doing a audit of ICICI, which is no more a nationalized or a public sector undertaking but a private bank, और इसके अलावा you're doing audit of let's say for example a listed company, and you're doing audit of some private company, और आपके रेवेन्यूज जो इनसे आ रहे हैं लेट्स से सबसे 25 करोड़, ये आपका रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, 100 करोड़ आप ऐसे कमाते हो। अब सबसे पहली चीज, क्योंकि 20 लाख के ऊपर है तो आपकी फॉर्म एग्जाम्प्टेड नहीं है, आप पे प्रोविजन रिलेटिव फीस के लगेंगे। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक बाय नेचर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, पर ये एक नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं और आपको जो फीस उससे मिल रही है वो 20% ऑफ योर टोटल फीस से ज्यादा है, तो आपको इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है, प्रोवाइडेड ये 2 साल तक रहा। तो इसका मतलब आप देखें कि ये इस तीनों केस में, एंड लेट्स से आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, एक ही सिंगल कंपनी, तो सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? इन तीनों पे इन्फॉर्म करना होगा। ये नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो यहाँ पे लिमिट इज 40%, जो हमने क्रॉस नहीं किया। 40 करोड़ से ऊपर होता तो इसे इन्फॉर्म करना, पर नेशनलाइज बैंक के केस में एग्जाम्पशन है तो आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो अगर 2 साल तक कंटिन्यूसली यही स्ट्रक्चर रहा तो आपको इंस्टीट्यूट को ये बताना पड़ेगा कि भाई हम ये तो हमारे क्लाइंट हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है और हमारी टोटल फीस का 20% से ज्यादा हम इनसे इंडिविजुअली कमा। सपोज ये 8-10 लिस्टेड कंपनी होती है, उनसे टोटल 25 करोड़ आ रहा है और किसी भी इंडिविजुअल 1 से 20 करोड़ से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उनमें से कोई भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्म करना। ये पूरा लॉजिक है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट और इन विच केसेस यू हैव टू डू और फॉलो द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव फीस। एंड इन दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जब हम फीस देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है? तो वी हैव टू सी फीस विद रिस्पेक्ट टू अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी और अ नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड। तो आपको रिलेटेड पार्टी में अब किस किस को काउंट करना है? तो रिलेटेड पार्टी वुड प्राइमरली इंक्लूड, ये पूरी डेफिनेशन है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो अभी अपन डिटेल में प्रोविजन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ अमेंडमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमेंडमेंट प्राइमरली क्या हुआ है? जो लिमिट 15% थी वो 20-40 हो गई, वो मेजर अमेंडमेंट। बाकी डिटेल प्रोविजंस के लिए कोड ऑफ एथिक्स में अपन कवर करेंगे। तो उस सेंस में यहाँ पे आप देखें, आप तो रिलेटेड एंटिटी अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए सिंपली डेफिनेशन में आप इतना याद रखना कि रिलेटेड एंटिटी में पेरेंट आएगा, सब्सिडरी आएगी। पेरेंट हमारा जो है उसके अलावा हमारी सब्सिडरी, सिमिलरली हमारी जो एसोसिएट है या सब्सिडरी की एसोसिएट है, सिमिलरली जिसके लिए हम एसोसिएट है यानी वो इन्वेस्टर जिसने हमें अपना एसोसिएट बना रखा है, इनके अलावा फेलो सब्सिडरी अगर मटीरियल टू पेरेंट एंटिटी, तो इसका एसेंशियली मतलब हुआ मेरी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी, ये सब रिलेटेड पार्टी हैं। तो दिस इज बेसिकली अ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रिलेटिव्स।
और तीसरा प्रोविजन जो एप्लीकेबल नहीं था जिसको अब एप्लीकेबल किया जा रहा है, दिस इज टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट्स। एक सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो क्या आप उसको टैक्स सर्विसेज दे सकते हो? अब सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि भैया आप कोई भी दूसरी सर्विस दे नहीं सकते हो, कई सारी प्राइवेटेड है और बाकी देना है तो बोर्ड की परमिशन लेनी है। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंपनीज का ही ऑडिट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कई बार देखा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली जिन एंटिटी का ऑडिट करता है उनका टैक्स ऑडिट भी करता है। हो सकता है कि वो टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में भी कोई मदद करे। तो सवाल उठता है कि भाई इन तरह की सर्विसेज आमतौर पर देखी जाती है कि हम नॉर्मली देते हैं, तो क्या ये देना अपने आप में परमिटेड है या नहीं? इसके ऊपर अब गाइडेंस दी गई है, इनफैक्ट प्रोविजंस दिए गए हैं जो मैंडेटरी हैं, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है। तो ये सारे प्रोविजंस पहले एप्लीकेबल नहीं थे, अब एप्लीकेबल हो गए, पर इनमें एप्लीकेबल करते समय कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ है, एक्सेप्ट वन प्लेस जिसको मैं एम्फेसाइज करके आपको बताऊंगा। बट क्योंकि ये हो सकता है प्रोविजंस आपने ऐसे पढ़े नहीं हो, तो एक बैकग्राउंड बस दे रहा हूं, डिटेल में से डिस्कस। इफ यू आर प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू योर ऑडिट क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, इसे डेफिनेटली एक सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी थ्रेट है। सेल्फ रिव्यू एज इन आपने उसको जो सजेशन दिया, बाद में ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको बोलेगा कि भैया ये सजेशन जो आपने दिया था उस हिसाब से मैंने टैक्स ट्रीटमेंट दिया, आप ही बोल रहे हो मुझे क्या कि ये गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है सीओ का ऑडिट ही नहीं करेगा किसका, जो टैक्स प्रोविजंस उसने फॉलो की। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कई बार हो सकता है क्लाइंट जान करके जो सीइंग प्रैक्टिस है जो ऑडिटर है उसका, उसी को स्पेसिफिकली बोले कि यार ये बताओ ये हमारे इनकम टैक्स में केस चल रहा है, इसमें क्या लगता है हारेंगे या जीतेंगे, या आप ही हमारे क्या करो रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ और केस लड़ो। तो डेफिनेटली सीए क्या करेगा, खुद केस लड़ेगा, तो उसके चक्कर में वो बोलेगा कि हाँ जीत जाएंगे, और उस बहाने कंपनी का प्रोविजन भी बनवाने से बचवा देगा। क्योंकि अगर वो बोल रहा है एक तरफ एज एडवोकेट फॉर द कंपनी कि भैया हम इस पर्टिकुलर केस को जीत जाएंगे, तो उधर कंपनी बोलेगी फिर हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, जबकि हो सकता है कि अकाउंटिंग बैलेंस में प्रोविजन बनना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकती है, एडवोकेसी थ्रेट आ सकती है। आप क्या करोगे, जहां आपको क्लाइंट ने बना दिया आपको क्या भैया तुझे ये केस लड़ना है, ऑब्वियस सी बात है सीए फिर क्लाइंट का हो जाएगा, फिर वो ऑडिटर की तरह नहीं सोचेगा, एडवोकेट की तरह सोचेगा कि भैया ये मेरा क्लाइंट है, मुझे इसको बचाना है, रादर दिन सही और गलत में क्या सही है उसको रिपोर्ट कर। तो ये दो थ्रेट्स आती है। इन कारणों से हम ये बोल सकते हैं कि भैया आप टैक्स सर्विसेज दो ही मत। बट यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि टैक्स सर्विसेज अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिनमें से कुछ आप दे सकते हो, कुछ आप सिलेक्टेड बेसिस पे दे सकते हो, या कुछ सेफगार्ड्स बिल्ड करके दे सकते हो, और कुछ आप नहीं दे सकते। तो ये 5 सर्विसेज हाईलाइट की गई हैं। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन है जिसमें कहा गया यूजुअली कोई ओपिनियन नहीं दिया जाता है या किसी प्रकार की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, क्लरिकल वर्क है, तो नॉर्मली इसको देने में कोई थ्रेट। कई बार हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, अगर उनके बेसिस पे डिफर्ड टैक्स या करंट टैक्स एक्सपेंस बुक हो रहा है तो डेफिनेटली इससे एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो। तो अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो और ये टैक्स कैलकुलेशन का मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है तो आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर इसका मटेरियल इफेक्ट नहीं है या नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप सेफगार्ड बिल्ड करके दे सकते हो। जब अपन डिटेल में प्रोविजंस पढ़ेंगे तो देखेंगे सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं। सेफगार्ड कुड बी कि दूसरा कोई आपका पार्टनर ये सर्विसेज दे रहा है, आप इसका इंडिपेंडेंट रिव्यू करा रहे हो, स्टफ लाइक दैट। देन टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज, डेफिनेटली इससे रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट आ सकती है। आपने एडवाइस दी तो आप उसके अगेंस्ट में नहीं जाओगे। इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या देखना है, यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल एक सजेशन दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि जो आप टैक्स एडवाइस दे रहे हो ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स उसका अकाउंटिंग से काफी हस्तक्षेप है, आप कैसे अकाउंटिंग कर रहे हो उसके बेसिस पे उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी डिफाइन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी ने खर्चा किया, उस पर टीडीएस नहीं काटा क्योंकि कंपनी को लग रहा था कि ये रिइंबर्समेंट के नेचर का है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि मैं उसे रिइंबर्समेंट है तो मेरा जो रेवेन्यू है उससे नेट ऑफ करके शो कर। मुझे कोई पर्टिकुलर काम के लिए 10 लाख रुपए फीस मिली प्लस होटल का 1 लाख रुपए स्टे का खर्चा। देने वाली कंपनी या तो खर्चा बुक करेगी 11 लाख रुपए का, और रिसीव करने वाला अपनी बुक्स में इनकम बुक करेगा 11 लाख और 1 लाख रुपए का एक्सपेंस। मैंने बोला अगर मैं 1 लाख का एक्सपेंस बुक करूंगा तो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, मैंने तो काटा नहीं है, तो मैं रेवेन्यू ही 10 लाख दिखा। तो इसके लिए मुझे बुक्स में अकाउंटिंग करना पड़ेगी कि मुझे एक्सपेंस को रेवेन्यू से नेट ऑफ करके शो करना पड़ेगा, तब जाके मैं टीडीएस के प्रोविजन से भी बच पाऊंगा। यानी कि यहाँ पे मेरा टैक्स ट्रीटमेंट विल बी डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन माय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर ऐसी सिचुएशंस है तो फिर इस पर्टिकुलर केस में कहा गया है बेहतर है कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। वैल्यूएशन, इससे भी सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट आ सकती है। अगर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू मे प्रोवाइड इफ इट हैज ओनली नो मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर लो, एनीवेज टैक्स अथॉरिटी रिव्यू करके फाइनली वैल्यूएशन क्या है वो रिपोर्ट करेगी, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेहतर होगा कि आप उसे ऑडिट क्लाइंट्स को एटलीस्ट प्रोवाइड फॉर ना करें। इनफैक्ट स्पेसिफिकली वैल्यूएशन सर्विस ऑडिट क्लाइंट्स को देने के लिए अलग से प्रोविजन आप उसे फॉलो करें। एंड फाइनली टैक्स डिस्प्यूट, अगर आप क्लाइंट के बिहाफ पे उसके एडवोकेट बन के हैंडल करोगे तो ये थ्रेट्स आएंगी। इसमें प्राइमरली प्रोविजन कहता है कि इनमें आप सर्विसेज तब मत देना जब आपको लगता है कि मैटर बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। तो व्हाट इट सेज इज यू शुड नॉट प्रोवाइड टैक्स डिस्प्यूट सर्विसेज इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट बिफोर अ कोर्ट एंड द अमाउंट्स कवर्ड आर मटेरियल। ऐसी सिचुएशन में इट इज बेटर दैट यू शुड नॉट प्रोवाइड।
इसमें पर्टिकुलरली अगर डिबेटेबल केसेस हैं तो उसमें फिर आप बेहतर है ना प्रोवाइड करें, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई मैं पहले से क्लाइंट का केस लड़ रहा था, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूं, तो इसमें कहा गया है कि कंटिन्यूइंग रोल में आप रह सकते हो अगर वो केस ऑलरेडी किसी कोर्ट के अंतर्गत चल। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, अगर ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है देन इन दिस केस आप कंटिन्यूइंग रोल नहीं रख सकते। कंटिन्यूइंग रोल में क्या इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना, इस तरह के काम है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड क्या मैं एक ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विस दे सकता हूँ? ये 5 तरह की सर्विसेज हैं जिन पे डिटेल का डिस्कशन सेपरेट होगा। यहाँ कोई अमेंडमेंट किसी प्रकार का नहीं किया गया है, एक्सेप्ट एक छोटा सा अमेंडमेंट जिसमें कहा गया है कि अगर आप कंटिन्यूइंग रोल में सर्विसेज दे रहे हैं यू कैन प्रोवाइड दो सर्विसेज बट ओनली इफ द केस इज पेंडिंग इन अ कोर्ट विच विल नॉट इंक्लूड अ ट्राइब्यूनल। इसका रीजन ये है कि कोर्ट में नॉर्मली केस जाता है तो वहां पे फिर एडवोकेट उस केस को यूजुअली लड़ेगा और एक सीए इन प्रैक्टिस नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि सीए के पास ट्राइब्यूनल तक रिप्रेजेंट करने का अधिकार है कोर्ट में, अनलेस एंड अनटिल उसके पास ड्यूअल सीओपी और एडवोकेट का भी और सीए का भी, जो आईसीआई मना नहीं करता है लेकिन बार काउंसिल यूजुअली अलाउ नहीं करेगा। इस कारण से ये सिचुएशन अराइज कम होगी। और ट्राइब्यूनल में हो सकता है कि आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हो और साथ ही साथ में आप ऑडिट भी कर रहे हो, इसके लिए स्पेसिफिकली बोल दिया भैया ट्राइब्यूनल में ये कवर। तो ये आपके कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं वो प्राइमरली इस बार कोड से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स में देयर आर नो मेजर अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट वन एडवाइजरी ऑन सोशल मीडिया और कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स के कुछ हमारे। अब सीए इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर 2022 में, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बड़ा जरिया बन चुका है अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का, इट हैज ऑल्सो बिकम अ सोर्स फॉर अट्रैक्टिंग क्लाइंट सॉलिसिटिंग वर्क, हाईलाइटिंग आवर प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। इसलिए एक क्लियर कट गाइडलाइन कि क्या भाई एक सीए इन प्रैक्टिस का सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट पर लाइक लिंक्डइन और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या अकाउंट हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आज की तारीख में तो, लेकिन क्या वो वहां पर अपनी फर्म का नाम दे सकता है, अपनी फर्म की वेबसाइट दे सकता है? वो सर्विसेज जिस फर्म में क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है क्या वो सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है? फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इंस्टीट्यूट की ये जो एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी में 3 कैटेगरी के लोगों को गाइडलाइंस दी गई है। फर्स्ट कैटेगरी इज अ सीए फर्म, सेकंड कैटेगरी इज अ सीए हु इज क्रिएटिंग एन अकाउंट in the name of the firm showing that he is a proprietor partner in that firm, and third category is a CA creating his own personal accounts, जिसके ऊपर प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्लास 6 पार्ट 1 शेड्यूल नहीं लगना चाहिए बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनल कंडक्ट। इन 3 कैटेगरी में आईसीआई ने स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 कैटेगरी विच इज अ सीए फर्म या फिर एक पार्टनर प्रोप्राइटर जो एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट पेज हैंडल बनाता है जहां पे वो अपने आप को फर्म का प्रोप्राइटर पार्टनर बताता है, इन दोनों के लिए आईसीआई ने क्लियर कट गाइडलाइन इशू की है जिसके अंतर्गत फर्स्ट देव बीन गिवन परमिशन टू हैव सच अकाउंट्स एंड पेजेस। सो कैन यू हैव एन अकाउंट और पेज ऑन सच वेबसाइट्स? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब अगर हम अकाउंट रखेंगे तो हम डेफिनेटली वहां पे फर्म का नाम देंगे, नो प्रॉब्लम, अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फर्म क्या क्या सेवाएं देती है क्या ये बता सकते हैं? तो आईसीआई ने कहा है कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस 2008 है, याद करो वही 14 फॉन्ट साइज वाली, उन गाइडलाइंस में जो जो चीजें कही गई है उसके अंतर्गत आप इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट और पेज में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वेरी ब्रीफली उनमें यह कहा गया है कि आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर या अगर इंडिविजुअल है तो उसका मेंबरशिप नंबर कंपलसरी देना होगा। आप कैची फ्रेजेस या सुपरलेटिव्स, एडजेक्टिव्स या डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी और के ऊपर पास करना, इस तरह के कोई वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप परमिटेड हो कि क्या नेचर ऑफ असाइनमेंट आपने हैंडल की है, सर्विसेज क्या दी है, पार्टनर कौन है, क्या एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, सेम फॉर द एम्प्लॉइज, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ्स ऑफ योर पार्टनर्स, these kind of information is what you can provide as per that advertisement guideline 2008. keeping those in mind you can provide similar set of information here. वहां पे प्रोहिबिटेड होता है क्लाइंट का नाम देना, फॉर्म का नाम, सॉरी क्लाइंट का नाम देना, फीस जो आपने चार्ज करी है वो देना, टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट के कि बहुत बढ़िया काम किया सीए ने, ये चीजें देना। ऐसी चीजें आप नहीं दे सकते। कोई रिवॉर्ड अचीवमेंट आपको मिले हैं एक्सेप्ट अगर वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी से मिले, आप नहीं दे सकते। जीएसटी ट्रेनिंग के कोई अगर आपके रिवॉर्ड्स हैं तो उसका एक एक्सेप्शन है कि वो आप दे। So keeping these things in mind, you can have such kind of a page or account on social networking websites. क्या यहां पे मैं अपनी फर्म की वेबसाइट का लिंक दे सकता हूं? वो भी परमिटेड है। तो एक सवाल आता है कि फर्म की वेबसाइट के लिंक में मैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दे सकता हूं जो कि यूजुअली आप देखते हैं वेबसाइट्स पे दिए जाते हैं? तो द आंसर टू दैट इज क्योंकि ये गाइडलाइन में उस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हमें वेबसाइट गाइडलाइंस देखना होगी, और वेबसाइट गाइडलाइन में साफ साफ मना किया गया है कि आप एक्सटर्नल लिंक एक्सेप्ट गवर्नमेंट वेबसाइट या आईसीआई या उसकी जो मेंबर वेबसाइट फॉरेन बॉडीज है उनके अलावा किसी का नहीं दे सकते। यानी कि सीए की वेबसाइट में ही कैन नॉट गिव लिंक ऑफ हिज पर्सनल सोशल मीडिया नेटवर्क।
बट उस सोशल मीडिया नेटवर्किंग अकाउंट में वो अपनी वेबसाइट लिंक दे सकता है। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ ये कह दिया है कि इनके अलावा अगर आप कहीं पर्सनल अकाउंट बना रहे हो, भैया मैंने एक इंस्टा पे पेज बना दिया, मस्त रोज अपनी स्टोरी रील्स आती रहती है और उसमें अपन अलग अलग योगासन करते हैं और मस्त चुटकुले बनाते हैं और शायरियां भी लिख देते हैं कभी कभी, और ये सब चला रहे हैं, तो क्या इसमें कोई पाबंदी है? क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है, कोई पाबंदी नहीं है। बस आप ध्यान रखना कि ये पर्सनल अकाउंट पर्सनली रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे फर्म का नाम देना परमिटेड नहीं है। तो फर्म नेम परमिटेड नहीं है। आप कोई एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, बनाइए, वहां पे भी फर्म नेम परमिटेड नहीं है। आप कोई भी वैल्यू एडेड कंटेंट वहां पर दे सकते हो, सीए रिलेटेड भी दे सकते हो, जिससे प्रोफेशन की गरिमा, उसकी पहचान और बढ़े। लेकिन कोई भी ऐसा कंटेंट देना जिसमें आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हो और इंस्टीट्यूट की बदनामी कर रहे हो या इंस्टीट्यूट को सुना रहे हो, उंगली उठा रहे हो उसके ऊपर, डेरोगेटरी रिमार्क्स किया, आईसीआई पेपर कॉपी ढंग से चेक नहीं करता, आईसीआई देखो तुम्हारे यहाँ कहते हैं काम में कोई जवाब नहीं देता, आईसीआई तुम आउटडेटेड हो चुके हो, ऐसी कोई बात अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन के साथ अगर इन पेजेस के थ्रू दे रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने बोला याद रखना, व्हाट इज आवर एम्बिट, वी हैव नो एम्बिट, हमारा स्कोप लिमिटेड है, वी हैव अनलिमिटेड स्कोप। हम आपके कोई भी ऐसे एक्शन जिससे हमें लगता है इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द इंस्टीट्यूट और टू द प्रोफेशन, वेदर और नॉट इट इज रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल कंडक्ट, द इंस्टीट्यूट अंडर क्लॉज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 में आपके अगेंस्ट में अदर मिसकंडक्ट के एक्शंस इनिशिएट कर सकता है। इसी बात को इस पर्टिकुलर एडवाइजरी में इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट किया। तो भैया नटशेल में क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे अपने अकाउंट डाल सकते हैं, यस। पर्सनल नेचर के अकाउंट रख सकते हैं, उसमें जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं, यस। बस क्या ध्यान रखेंगे कि फर्म का नाम नहीं आएगा वहां पे, हम कोई एडवर्टाइजमेंट फर्म की सर्विसेज का नहीं करेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं करेंगे। साइड क्या फर्म या एक पार्टनर प्रोप्राइटर की हैसियत में फर्म के मैं अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट रख सकता हूं, यस। क्या वहां पे मैं अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकता हूं एज पर द एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस, यस। क्या फर्म का नाम वहां पे दे सकता हूं, यस। क्या वेबसाइट का रेफरेंस दे सकता हूं, यस। लेकिन क्या वेबसाइट पे इन सोशल मीडिया पेज का रेफरेंस दे सकता हूं, नो, दैट इज नॉट परमिटेड। चलिए, दिस इज एडवाइजरी, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन सो मच आई मीन हैज बीन आस्क्ड एंड देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन व्हिच द इंस्टीट्यूट हैज ट्राइड टू क्लियर। देन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक बुकलेट पब्लिश किया ऑफ देयर इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ डिसीजन जो उन्होंने पिछले इतने सालों में पब्लिश किए थे उसका एक कंपाइलेशन है, कुछ 60 डिसीजन हैं अलग से, मैं आपके साथ उसकी एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लगेगा तो वीडियो बना दूंगा। कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऑलरेडी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइंस के कंटेंट जो होते हैं उनकी वेबसाइट पर उसका एक कंपाइलेशन है। क्या इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? जब भी नई बुकलेट आती है तो ऐसा देखने में आया है कि उसके ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, तो जस्ट ऑन द सेफर साइड इफ यू वांट आप उसको देख सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों एथिक्स के हमारे सारे अमेंडमेंट कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये सब मैंने कंपाइल किए हैं बेस्ड ऑन ऑल द अमेंडमेंट्स व्हिच हैव हैपेंड एट डिफरेंट प्लेसेस, वेदर दीस अमेंडमेंट्स वुड बी मेड एप्लीकेबल फॉर May 23 और नॉट इज समथिंग व्हिच द आरटीपी इज ओनली गोइंग टू टेल। टेक्निकली क्योंकि ये 31 अक्टूबर से पहले के तो होना चाहिए, बट प्रिंसिपली कई बार ऑडिट में ऐसा हुआ है जैसे नेटवर्किंग गाइडलाइंस नहीं आ गई लेकिन अभी भी कोर्स में पुरानी वाली चल रही है, तो हो सकता है इंस्टीट्यूट उनको एप्लीकेबल ना करे, बट छोटे छोटे अमेंडमेंट है तो बेहतर है कि आप एक बार सुन लीजिए। चलिए, पीयर रिव्यू की अगर हम बात करें तो पीयर रिव्यू में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने एक फेज वाइज रोल आउट पब्लिश किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अब हम पीयर रिव्यू मैंडेटरी कर रहे हैं ऑन सर्टेन सेट ऑफ ऑडिट फॉर्म्स, प्रैक्टिस यूनिट्स विथ सर्टेन डेडलाइन। ये 4 फेज में इंस्टीट्यूट ने पीयर रिव्यू को मैंडेटरी बेसिस पे रोल आउट करने की बात करी है, और फेज 1 में लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स को कवर किया, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जिसकी डेट या इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड इंडिया या अब्रॉड है, तो आप तभी उसका ऑडिट स्वीकार कर पाओगे जब आपके पास एक वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। आई होप आपको ये चीज पता होगी कि आज की तारीख में पीयर रिव्यू कौन करता है, तो प्रैक्टिस यूनिट यानी किसी फर्म्स का पीयर रिव्यू करता है पीयर रिव्यू बोर्ड ऑफ आईसीआई। वहां से एक पीयर रिव्यूअर आएगा, मस्त आपके पिछले 3 साल के वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, वर्क सिस्टम्स, प्लेसेस, वर्किंग पेपर फाइल से सैंपल सिलेक्शन करके टेस्ट करके सब कुछ संतुष्ट होकर आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर मिल गया तो वो 3 साल तक वैलिड होता है, उसमें लास्ट डेट दी जाती है वैलिडिटी। कुछ पहले पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में लास्ट डेट नहीं दी जाती थी, तो इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया कि उनका 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आपका पीयर रिव्यू खत्म हो गया ऐसा माना जाए। अब अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में दिया गया है कि आपका पीयर रिव्यू अगर खत्म हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप 30 दिन पहले ही अप्लाई कर लो, कम से कम भैया हमारा खत्म हो रहा है, कृपा करके हमारा पीयर रिव्यू करवा दीजिए। और ऐसे 60 दिन की लिमिट होती है टोटल पीयर रिव्यू कंडक्ट कराने की, तो उस समय में आपको पीयर रिव्यू करके आपको फिर सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो इसके लिए यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ वैलिड एनफोर्स पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इफ यू वांट टू डू ऑडिट ऑफ दीस एंटिटीज एज पर आईसीआई। फेज 1 के अंतर्गत अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो आपको वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपकी फर्म पीयर रिव्यूड होना चाहिए और उसके सर्टिफिकेट की एक्सपायरी नहीं आना चाहिए। ये हालांकि सेबी की भी रिक्वायरमेंट है एलओडीआर के अंतर्गत, तो आप ये कह सकते हो कि अब ऐसा फेज वाइज रोल आउट इंस्टीट्यूट ने करके सेबी की रिक्वायरमेंट को अपने कोड का भी पार्ट बना या पीयर रिव्यू स्टेटमेंट का पार्ट बना।
पीयर रिव्यू स्टेटमेंट की अथॉरिटी क्या होती है? कोई भी स्टेटमेंट जो ऑडिट से रिलेटेड है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के क्लॉज 8 एंड 9 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर आप इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट स्पेसिफिकली क्लॉज 9 की बात करेंगे यहाँ पे, कि जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट आप फॉलो नहीं करते हैं तो माना जाएगा गिल्टी। शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 ये भी कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन, एक्ट के प्रोविजंस या रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे तो आपको मिसकंडक्ट के लिए आपको दोषी पाया जा सकता है। तो उस सेंस में peer review statement is a mandatory statement, and in that statement now under the phase wise rollout it has been given that a specified CA firm will have to get their peer reviews done. कब? phase 1 जो ऑलरेडी 1/4/2022 से लागू हो चुका है is applicable on any listed firm auditors. phase 2 इन लोगों को peer review सर्टिफिकेट 1/4/23 तक ले ही लेना है उससे पहले, नहीं तो ये इन एंटिटीज का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। कौन से प्रैक्टिस यूनिट कवर होंगे? जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहां पे पब्लिक कंपनीज हैं, ऑडिट कर रहे हैं। कौन सी पब्लिक कंपनी? जहां 500, 500, 1000 की लिमिट दी। पेड अप कैपिटल ना कि पेड अप कैपिटल रिजर्व्स 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। एग्रीगेट लोन डिवेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, ये आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च पे देखना। या टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। तो टर्नओवर यूज किया गया है ना कि टोटल रेवेन्यू टर्नओवर से गुड सर्विसेज नॉर्मली आता है। पेड अप कैपिटल मींस पेड अप कैपिटल ओनली, नो रिजर्व्स एंड सरप्लस एडेड, एंड एग्रीगेट ऑफ योर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर फॉर्मेट ऑल इंक्लूडेड, एंड दिस इज नॉट मोर देन लिमिट, मोर देन इक्वल टू दिया गया है तीनों केस में। इनमें से कोई भी अगर आप लिमिट क्रॉस करती है, कौन? आपका क्लाइंट। आपका क्लाइंट कौन है? तो सीए फर्म का क्लाइंट एक पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, क्योंकि लिस्टेड पहले कवर हो गई, और आप उसका स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो, नॉट अ ब्रांच ऑडिट और समथिंग, कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो कंपल्सरली 1/4/23 से पहले आप पीयर रिव्यू करवा लीजिए, अनलेस आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, या फिर आप 5 या उससे ज्यादा पार्टनर वाली फर्म है और कोई भी अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अटेस्टेशन सर्विसेज एज डिफाइंड इन द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। नेक्स्ट ईयर 1424 से फेज 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। फेज 3 में वो फर्म कवर होंगी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही हैं ऐसी एंटिटीज का जिन्होंने पब्लिक से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रेस कर रखे, नॉट 50 या उससे ज्यादा, मोर देन 50। और यहाँ पे फंड्स रेज फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इट इज अ पब्लिक कंपनी और इट इज एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी। ये किसकी बात हो रही है? अपने क्लाइंट की। या मेरी पहचान किससे होगी? अपने स्टूडेंट से। इसी तरह से सीए फर्म की पहचान किससे होगी? उसके क्लाइंट से। तो अगर क्लाइंट आपका एक ऐसा क्लाइंट है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, स्टार्ट ऑडिट, जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा फंड्स रेज्ड है पब्लिक से, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू हो सकता है, या आपने किसी प्रकार से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है और ये 50 करोड़ से, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या किया गया है? ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, कि पिछले 3 साल में कभी भी, देन इन दैट पर्टिकुलर केस 1424 पे आप पे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। प्लस अगर आप कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का, तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हमने डिस्कस किया था किन्हें माना जाएगा? लिस्टेड सारी कंपनियां, अदर देन लिस्टेड में अपन ने देखा था कि जो नंबर 1 किसी एक्ट में डिफाइंड है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, या जिनके वही प्रोविजंस इंडिपेंडेंस के लगते हैं जो एक लिस्टेड एंटिटी पे लगते हैं, इंक्लूडिंग बैंक्स और फाइनेंशियल, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी। तो उनका अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो, फॉरेन एंटिटी हो या ट्रस्ट हो, देन इन दैट केस आपकी फर्म को 1/4/24 से पहले या इस तारीख पे आपके पास इफेक्टिव पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपकी फर्म अटेस्टेशन के काम करती है और 4 या उससे ज्यादा पार्टनर। और फेज 4 में वो सारी फर्म्स आएंगी जो पब्लिक सेक्टर बैंक के या जो नेशनलाइज बैंक यूजुअली होती है उनके ब्रांचेस के स्टार्ट ऑडिट, या फिर अटेस्टेशन सर्विसेज देती है और 3 ज्यादा पार्टनर। दिस इज बेसिकली द लॉजिक ऑफ फेज वाइज रोल आउट। इस तरह से पीयर रिव्यू मैंडेटरी किया जाएगा। चलिए एनबीएफसीज में दोस्तों देयर आर मेजर चेंजेस। आई एम नॉट श्योर कितने चेंजेस इनमें से एप्लीकेबल करेगा इंस्टीट्यूट में 23 अटेम्प्ट के लिए। डेफिनेटली नवंबर 23 में एप्लीकेबल हो जाना चाहिए, पर ये अमेंडमेंट सारे 31 अक्टूबर से पहले आ चुके। आपको याद होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में वी यूज्ड टू कैटेगराइज एनबीएफसीज, वन बेस्ड ऑन डिपॉजिट्स, कि वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है या नहीं है। अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है तो उसके ऊपर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये सब अलग होती थी। और अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नहीं है तो फिर उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करते थे, सिस्टमिक इंपॉर्टेंस एनडीएसआई और नॉट। सिस्टमिक इंपॉर्टेंस में 500 करोड़ की आपकी लिमिट हुआ करती थी जिसको आप टच या क्रॉस करते थे, तो आप सिस्टमिक इंपॉर्टेंस नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी थे जिसके ऊपर नियम मोर और लेस वैसे ही लगते थे जैसे डिपॉजिट एक्सेप्टिंग के ऊपर लगते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एनबीएफसीज होती थी जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ से कम है प्लस वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही, उन्हें एनडी कहा जाता था। एनडी के पास कई सारे रिलैक्सेशंस थे, जैसे आरबीआई के प्रोविजंस थोड़े कम लगा करते थे। प्रोविजंस भी उनको एनपीए क्लासिफिकेशन भी 90 डेज में नहीं करना होता था, 180 डेज का टाइम पीरियड मिलता था। प्लस कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस आरबीआई के उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। इसके अलावा एनबीएफसीज वर आल्सो यूज्ड टू बी क्लासिफाइड एज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस होते थे। आईसीसी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज जो लोन या इन्वेस्टमेंट्स देती हैं।
ये सारी तरह की कंपनीज के बेसिस पे भी आरबीआई क्या करता था, आपके ऊपर प्रोविजंस में डिफरेंशिएशन लेकर। अब आरबीआई ने कह दिया है फाइनली कि अक्टूबर 2022 के बाद से अब वी आर नाउ गोइंग टू रेगुलेट एनबीएफसीज बेस्ड ऑन देयर स्केल, साइज and other factors like the nature of their operations, the risk involved in their operations and stuff like that. So based on the size, the activity and the perceived riskiness, we are going to categorize NBFC into 4 categories. जितनी भी एनडी कैटेगरी थी वो सब बेस लेयर में चली जाएगी। जितनी भी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या नॉन डिपॉजिट बट सिस्टमिक इंपॉर्टेंस वाली थी वो सब चली जाएगी या तो मिडिल लेयर में या अपर। मिडिल और अपर का कैटेगराइजेशन कैसे होगा, तो यूजुअली आप यूं समझ लीजिए कि जो थोड़ी ज्यादा रिस्की है, थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि टॉप 10 एनबीएफसीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अपर। प्लस अलग अलग समय पे आरबीआई कुछ मापदंड देगा जिससे वो क्लासिफाई करेगा कि कैसे कोई पर्टिकुलर एनबीएफसी विल बी क्लासिफाइड अंडर अपर लेयर इंस्टेड ऑफ मिडिल लेयर। तो देयर वुड बी मिडिल लेयर एंड अपर लेयर, और इसके अलावा एक टॉप लेयर बनाई गई है जिसमें आज की तारीख में तो कोई एनबीएफसी क्लासिफाई नहीं होगी। हो सकता है आरबीआई आने वाले समय में इसमें कोई कैटेगराइज करके स्पेसिफिकली डाल दे। सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपका लैडर, एज यू मूव अप द लैडर इन द टर्म्स ऑफ योर लेयर्स, the more stricter RBI norms would become applicable to you with respect to provisioning, with respect to capital requirements, with respect to the kind of financing or the work we can do. इसका बड़ा लंबा चौड़ा सा सर्कुलर है. We are not getting into whole of that circular because only once the institute makes this applicable and defines in terms of what all parts of those provisions are applicable, we'll get into it in terms of what we have to study out of it. So I'm just giving you an overview here that base layer में वो सारी NBFCs आएंगी जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है और उनकी एसेट साइज 1000 करोड़ से प्लस, जो पीयर टू पीयर लेंडिंग कर रही है, एग्रीगेटर का काम कर रही है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं, कुछ थी जिनके पास एग्जाम्पशंस हुआ करते थे फ्रॉम इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी, जिनके पास कोई पब्लिक फंड्स नहीं है और कोई कस्टमर इंटरफेस यानी रीफाइनेंसिंग वगैरह कर रही है। तो ये तरह की कैटेगरी सब कहाँ जाएगी, मिडिल लेयर, सॉरी बेस लेयर में। इनके ऊपर सबसे कम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। क्या ये याद रखना है? अभी डिसाइड मत करो ये याद रखना है नहीं, अगर करना होगा तो करेंगे। ऑल दिस इज समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस ओनली वंस द इंस्टीट्यूट मेक्स दिस एप्लीकेबल। बट यू नो कि एनबीएफसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हो सकता है यू हैव टू डू अ सी चेंज इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी स्टडीड एंड नाउ व्हाट यू विल हैव टू स्टडी, नॉट एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिटिंग पार्ट बट एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोविजन पार्ट। मिडिल लेयर में सारी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, और एनडी जिसकी एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 500 करोड़ वाली लिमिट खत्म। प्लस जो प्राइमरी डीलर का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, दे विल ऑल गेट कवर्ड बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी अंडर मिडिल लेयर और अपर। बाकी जितनी आपकी एनबीएफसीज होती है इनके ऊपर आरबीआई समय समय पे कुछ डेफिनेशंस देगा। गवर्नमेंट ओन जितनी भी एनबीएफसी है वो सारी या तो बेस या मिडिल लेयर में जाएगी, यानी कभी भी किसी केस में अपर लेयर में क्लासिफाई आरबीआई नहीं करने वाला। अपर लेयर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होगी, टॉप 10 हमेशा बेस्ड ऑन द एसेट साइज अपर लेयर में जाएंगी, और जो टॉप लेयर है अभी आइडियली वो एम्प्टी है। आगे समझ में आएगा कि इसमें किसी को क्लासिफाई किया जाता है। ये मैंने आपको बताया कैसे कैटेगराइजेशन होगा। इनकी नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट चेंज होगी और स्टेप वाइज बोला गया है कि भाई अभी जैसे 2 करोड़ होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज की नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट, तो इनको 25 तक 5 और फिर उसके बाद 10 लाना पड़ेगी। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में बताएं। यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दिस एज ऑफ नाउ, लेट्स वेट फॉर द इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन। देन बेस लेयर आज 180 दिन में क्लासिफाई करती है एनपीए, अब इनको भी 90 डेज पे आना पड़ेगा। फेज वाइज मैनर में इन्हें 90 डेज पे लाया जाएगा। कैपिटल गाइडलाइंस इनकी चेंज हो जाएंगी। स्टैंडर्ड एसेट के प्रोविजन अलग अलग होंगे, जैसे यूजुअली स्टैंडर्ड एसेट पे 0.40% प्रोविजन होता है, बट अभी जो नॉन डिपॉजिट नॉन एसआई कैटेगरी है उस पे 0.25 भी अलाउड होता है। तो वो एसेट प्रोविजनिंग के रेट्स अलग अलग होंगे बेस्ड ऑन द कैटेगराइजेशन विच यू आर इनटू। देयर वुड बी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, आपको ध्यान होगा भी एनबीएफसी में, तो आज एक एनबीएफसी अगर आईसीसी नेचर की है तो किसी भी एक कंपनी में 15% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा उसके शेयर्स नहीं खरीद सकती है, उसको लोन नहीं दे सकती। दोनों करती है तो 25% ज्यादा नहीं, और ग्रुप में 40% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा। ये सब भी चेंज हो जाएगा विद टाइम्स टू कम। इनफैक्ट इसकी रिवाइज गाइडलाइन इशू है, लोन्स पे रिस्ट्रिक्शन होंगे। तो इस तरह से क्या किया गया है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। दिस इज जस्ट अ लिमिटेड ओवरव्यू ऑफ एनबीएफसी। तो हो सकता है आप अपनी तैयारी में एनबीएफसी को थोड़ा लेटर साइड पे रख दीजिए कि इन केस अगर इंस्टीट्यूट इनको एप्लीकेबल करेगा तो आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स व्हाट कम्स इनटू पिक्चर इज व्हाट वी हैव टू स्टडी देम। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आ जाते हैं कंपनी ऑडिट में, जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे अमेंडमेंट्स या छोटे बहुत अमेंडमेंट्स हैं, कुछ खास आपके काम के नहीं है, फिर भी फटाफट कवर करा देता हूं। मोर देन दिस, इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। चलो ये सब कवर हो गए तब ना टेंशन खत्म। पहला, सबसे पहले डेफिनेशन स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की क्या कहानी है भाई, तो कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन पहले थी अभी भी थी, बस जो लिमिट थी 2 करोड़ 20 करोड़ पेड अप कैपिटल टर्नओवर, वो लिमिट अब हो गई 4 करोड़ 40 करोड़, यानी डबल हो गई। तो स्मॉल कंपनी आप तब तक ही हो जब का आपका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है और आपका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम। पहले ये 220 होता, खत्म। एक डिपॉजिट के केस में डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना होता है। उस फॉर्म में अभी तक ऑडिटर की साइन नहीं करना होती थी, अब उसका एक डिक्लेरेशन ऐड कर दिया गया जिसमें ऑडिटर को कहना है कि भैया हाँ मैंने इसको वेरीफाई कर लिया।
एक डिक्लेरेशन इन DPT3 बाय द ऑडिटर हैज टू बी गिवन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड फॉर्म है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो आपको फाइल करना पड़ता है, तो इंटर में आता है, फाइनल में क्यों। कारों में क्लॉज 5 में डिपॉजिट्स की बात है, तो वहां पे हो सकता है कि ये पॉइंट आपको क्लॉज रेफर करने की जरूरत पड़े, उस तरह से मैंने शामिल किया। नफरा में एक जनरल पेनल्टी होती थी, तो नफरा में जो सीए फॉर्म्स या सीए ने गड़बड़ करी है तो उसकी तो स्पेसिफाइड पेनल्टी थी कि भैया 1 लाख 5 लाख आपकी प्रैक्टिस इतने समय से इतने समय तक के लिए रोक दी जाए। पर इसके अलावा कोई ऑफिसर ने गड़बड़ करी, जैसे कि नफरा के पास पावर है कि कोई अर्निंग अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर रही है, तो उस केस में चाहे वो क्या कर सकती है, कंपनी के ऑफिसर्स को बुला के समझ सकती है कि भैया आपने प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही क्यों नहीं किया। तो ऐसे केस में उनके ऊपर क्या पेनल्टी है, तो अभी उस पर पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं थी ऑफिसर्स पे, तो जनरल पेनल्टी लगती थी सेक्शन 450। अब पेनल्टी यहाँ प्रिस्क्राइब कर दी गई है और बहुत ही मामूली सी पेनल्टी है। इसमें कहा गया है नॉट एक्सीडिंग 5000, यानी जीरो भी लगा सकते हैं, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, फिक्स नहीं, मैक्सिमम है, फिक्स नहीं। प्लस अगर कंटेनिंग डिफॉल्ट है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देने की डेडलाइन दी थी और नहीं दी है, तो फिर 500 रुपए पर डे आपकी और शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं। सेक्शन 128 के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स मेंटेन करना चाहते हो तो रूल 3 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल्स कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 6 कंडीशंस फुलफिल करो। इन कंडीशंस में छोटे से अमेंडमेंट्स किए गए हैं। पहला, द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं तो ये एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। तो पहले एट ऑल टाइम्स नहीं था, उसको ऐड कर दो। सेकंड, बैकअप आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर बुक्स ऑफ पेपर का लेना है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे मेंटेन की गई है, और इन्हें सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया पे मेंटेन करना है डेली बेसिस पे। तो पहले ये प्रिस्क्राइब नहीं था कि बैकअप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब डेली हो गई है। एंड आरओसी को अब आपको इन्फॉर्म करना है अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, जिसके पास आपके बुक्स एंड पेपर्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंट्रोल है, एनुअल बेसिस पे, यानी हर साल आपको ये इन्फॉर्म करना। इसके अलावा बहुत सारे सीएसआर में चेंजेस हुए हैं, बट ऑडिट के पेपर में सीएसआर का कोई कवरेज नहीं है। एफआर के पेपर में जरूर सीएसआर का थोड़ा कवरेज आता है। ऑडिट के पेपर में कारों के अंतर्गत सीएसआर की कुछ रिपोर्टिंग होती है। तो बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू आप इसका ले लीजिए सीएसआर में क्या क्या है। सबसे पहले, अभी ऐसा है कि सीएसआर की कमेटी तब बनाना है जब आपका सीएसआर स्पेंड 50 लाख से ज्यादा है। उसमें कंडीशन अब और ऐड कर दी गई है कि अगर कोई कंपनी का सीएसआर का शॉर्टफॉल होता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो शॉर्टफॉल 6 महीने में सीएसआर फंड में जमा कर दे, या 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक सेपरेट फंड में बैंक अकाउंट में जमा कर दे, अनस्पेंट सीएसआर फंड अकाउंट, और एक प्रोजेक्ट बना ले कि भैया इसको किसमें खर्च कर। ये तब जब वो खुद खर्चा करने वाली है सीएसआर पे। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको सीएसआर कमेटी रखना अनिवार्य है। इफ यू हैव एनी अनयूज्ड और अनयूटिलाइज्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर व्हिच इज टू बी स्पेंट अंडर अ प्रोजेक्ट, यू हैव टू हैव अ सीएसआर कमेटी, और इस कमेटी को फिर जो भी प्रोविजन सीएसआर कमेटी के लगते हैं वो सारे के सारे कंप्लाई करना पड़ेंगे। सेकंड, सीएसआर का खर्चा हमने देखा कंपनी खुद नहीं करना चाहे तो उसके पास विकल्प होते हैं कि वो पैसा खुद नहीं खर्चना चाहे तो इट कैन ट्रांसफर टू एनी ऑफ इट्स ओन ग्रुप एंटिटीज, जो एक सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी हो सकती है जो सीएसआर का खर्चा करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कोई बॉडी, या कोई ऐसी बॉडी जिसका 3 साल का ऐसा एग्जिस्टेंस है, उन लोगों को ये पैसा दे सकती है और वो लोग फिर सीएसआर का खर्चा उसके बिहाफ पे कर सकते हैं। इसमें एक और छोटी सी कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी एक सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो पहले कंडीशन हुआ करती थी इनकम टैक्स के 12A में या 80G के अंतर्गत अप्रूव्ड है। तो 12A में बेसिकली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का आपका एक्रेडिटेशन होता है, तो इन दैट केस यू आर ट्रीटेड एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो उसी को आप सीएसआर का खर्चा दे सकते थे। अब इसमें जो ऐड कर दिया गया क्लॉज, ये तो पहले भी था, ये वाला है। तो सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी सेक्शन 1023C के अंतर्गत भी अगर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है अंडर देयर सब क्लॉजेस 4, 5, 6, 7, 7A, सॉरी 6, 6A, तो आप उनको भी पैसा फॉर डूइंग देयर सीएसआर, ये हो सकता है आपकी कंपनी हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरी एंटिटी हो जो कम से कम 3 साल से सीएसआर की एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पे ये भी कह दिया गया है कि अब इस केस में एंटिटी विल ऑल्सो इंक्लूड अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर टू कंडक्ट सीएसआर एक्टिविटी, फिर भले ही उसका फॉर्म ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी का ना हो। तो ये जो बोल्ड में दिए गए ये बोर्ड रिपोर्ट में कई सारे डिस्क्लोजर्स ऐड किए गए। एक इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट देना होती थी, तो ये जो भी सीएसआर की 10 करोड़ या उससे ऊपर की ऑब्लिगेशन होती थी, पिछले 3 साल में अगर आपकी लगातार 10 करोड़ या उससे ऊपर की सीएसआर स्पेंड की ऑब्लिगेशन है तो आपको एक इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवाना होती थी कि भाई आपके सीएसआर खर्चों का क्या फायदा हो रहा है, कितना, और उसमें जितने भी आपके सीएसआर प्रोजेक्ट है जिसमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा का खर्चा है जो पिछले 1 साल में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, उनका इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवाना होता। अब ये आप कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से बनवाते थे तो उसको कमीशन देते थे या चार्जेस देते थे, तो वो चार्जेस भी सीएसआर स्पेंड का पार्ट माना जा सकता। पहले उसकी लिमिट होती थी, इट कुड बी 5% ऑफ योर सीएसआर स्पेंड और 50 लाख विच इज लेस। अब ये 5 को कर दिया 2%,
50 लाख को रहने दिया 50 लाख, और विच एवर इज लेस को कर दिया विच एवर इज, तो कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर घर तिरंगा में जो खर्चा किया वो CSR में एलिजिबल होगा। इसके अलावा BOC 4 के साथ आपको CSR 2 भी फाइल करना है। 21-22 के लिए आप अलग से फाइल कर सकते हो, बाकी साथ में ही फाइल करना पड़ेगा। एंड इन सब के अलावा एक बैंक ऑडिट अमेंडमेंट है। DTL जब अपन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, काउंट करते हैं SLR की रिक्वायरमेंट के लिए, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली न्यूमरेटर में आप कैश एंड अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में आपका जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है वो, डिनोमिनेटर में आप डिमांड टर्म लाइबिलिटीज लेते हैं। उनमें कुछ चीजें शामिल होती हैं, कुछ नहीं होती। अमेंडमेंट में कहा गया है कि अगर आपका कोई भी NRE डिपॉजिट है या कोई फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट का टर्म डिपॉजिट है, तो FCNRB या NRE टर्म डिपॉजिट है, तो इसमें जो भी पैसा मिला है इसको आपको डिनोमिनेटर में शामिल करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड सिर्फ कौन सा शामिल नहीं होगा, वो जो 1 जुलाई 2022 से लेके 4 नवंबर 2022 तक मिला। ये पैसा बाद में भी आपके पास पड़ा हुआ है तो शामिल नहीं होगा, पर इसके बाद कोई पैसा आपने इन खातों में लिया तो डिटेल में शामिल हो। मुझे लगता है ये अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल भी शायद करेगा, बट है तो मैंने आपको बता दिया। ये सारे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है उसमें सिर्फ डेट से रिलेटेड आपके अमेंडमेंट है। इनकम टैक्स का रिटर्न आपके ऑडिट की ड्यू डेट के 1 महीने बाद फाइल होएगा। अदरवाइज देयर इज नथिंग मच विच इज अफेक्टिंग योर टैक्स ऑडिट। हाँ, कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे विच वर नॉट मेड एप्लीकेबल एंड हैव नाउ बीन मेड एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 ऑनवर्ड्स, तो वो सब अब एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसका रेलेवेंस में 23 के एग्जाम डेफिनेटली। तो ये आपका एक तरह से एक कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज अमेंडमेंट्स व्हिच हैव हैपेंड is something which we have discussed. These are all the various provisions which we have discussed. And ये पूरी की पूरी जो आपकी शीट है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। Apart from that, you can also watch this lecture and the previous amendment lectures and all the related amendment in the fast app. Thank you very much. आपको इसके साथ ऑडिट में अब क्लैरिटी आ जाएगी कि 23 में क्या चीजें बदली हुई हैं, जिनको ध्यान रखते हुए अब आप अपना सिलेबस बिंदास मस्ती के साथ आराम से पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।